क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ताकतवर कौन है? विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका? आइए जानते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के प्रमुख अंग हैं जो सरकार चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। विधायिका का मुख्य काम क्या है? इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? विधायिका का मुख्य काम है कानून बनाना और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। इसी तरह राज्य में भी होता है। राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आते हैं। कार्यपालिका का मुख्य काम क्या है? इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका का मुख्य काम है प्रशासन चलाना और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब आते हैं केंद्र में। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ये सब आते हैं राज्य में। न्यायपालिका का मुख्य काम है कानूनों की व्याख्या करना और लोगों को न्याय प्रदान करना। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा विधायिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? ऑप्शन में दिया है बेंथम, जे.एस. मिल, केसी हुइयर और डायसी। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही होगा दोस्तों, जे.एस. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने दोस्तों कहा था कि विधायिका जो है वह जनता की शिकायतों की समिति का काम करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। उपयुक्त कथन जे.एस. मिल का है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? ऑप्शन में दिया है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, ब्रिटेन। भारत में विधायिका ब्रिटेन के नमूने पर निर्मित हुई है। विधायिका का मतलब होता है संसद। केंद्र में संसद और राज्यों में विधानमंडल। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। यहाँ पर कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। संविधान के विदेशी स्रोत, विदेशी प्रभाव। इसमें पहला है संवैधानिक प्रभाव और दूसरा है स्रोत। पहला है मूल अधिकार। मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ली गई है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, पूर्व सोवियत संघ से, यूएसएसआर से लिया गया है मूल कर्तव्य। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियां निहित हैं। यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इन सब बातों को आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश इनमें से कौन है? ऑप्शन में दिया है भारत, चीन, पुर्तगाल और टर्की। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, भारत। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक का मतलब है कि व्यवस्थापिका के दो स्तर हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। चीन, पुर्तगाल और टर्की में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है, एक सदनी व्यवस्था है। तो आप इसको याद रखेंगे। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? ऑप्शन में दिया है बार्कर, गार्नर, गिलक्राइस्ट और ब्राइस। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा दोस्तों, ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस ने कहा था कि द्विसदनात्मक विधायिका जो है ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में यह क्वेश्चन आया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता। सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? ऑप्शन में दिया है संसदीय, अध्यक्षात्मक, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, संसदीय। संसदीय व्यवस्था में दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता पाई जाती है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं और विधि निर्माण की प्रक्रिया में ये लोग भाग लेते हैं और अपने कार्यों के लिए ये लोग लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं।
तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कानून का सर्वमान्य स्रोत इनमें से क्या है? ऑप्शन में दिया है परंपरा तथा रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टीकाएँ या विधानमंडल। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों, विधानमंडल। कानून का सर्वमान्य स्रोत विधानमंडल है। कानून का सर्वमान्य स्रोत विधानमंडल है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर संसद जो है वह सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समय में अनेक कारणों में विधायिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन करें। इसमें दिया है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, प्रदत्त विधान की अवधारणा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा और प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। तो क्या सही होगा? प्रदत्त विधान की अवधारणा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा और प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। इन सब कारणों से कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से ज़्यादा महत्व प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि? ऑप्शन में दिया पहला, उसमें राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है और यही इसका सही उत्तर है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसीलिए उसको गणतंत्रात्मक राज्य कहा जाता है। तो भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि उसके राज्याध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, वह निर्वाचित होता है। ब्रिटेन के राज्याध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है बल्कि वह आनुवांशिक होता है, इसीलिए ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है और भारत में गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। फिर अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, यह है संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। फिर अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण आर के रूप में। अभिकथन है दोस्तों कि 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई है। और कारण आर है, अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई हैं जो रबर स्टैंप की तरह काम करती है। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, दोनों ए तथा आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सही हैं, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद को सांसदों की जननी कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और भारत। यूपी पीजीटी परीक्षा पीजीटी में 2021 में यह क्वेश्चन आया था। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद को दोस्तों सांसदों की जननी, मदर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, क्योंकि यहीं से व्यवस्थापिका सभाओं के विचार का पूरी दुनिया में विस्तृत हुआ, प्रचारित हुआ। तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के प्रश्नों को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि शासन के एकात्मक स्वरूप में क्या होता है? ऑप्शन में दिया है पहला, विधायिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण। तो शक्तियों का पृथक्करण एकात्मक स्वरूप में नहीं पाया जाता है, यह अध्यक्षात्मक स्वरूप में पाया जाता है। तो पहला इसमें सही नहीं होगा। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन संघात्मक स्वरूप में होता है, ना कि एकात्मक में, इसलिए यह भी नहीं होगा। फिर अगला है, कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। तो एकात्मक स्वरूप का लक्षण यह भी नहीं है। फिर अगला है, एक दलीय व्यवस्था होती है। तो यह जरूरी नहीं है, इसलिए यह भी सही नहीं होगा। इनमें से कोई भी एकात्मक स्वरूप का लक्षण नहीं है, इसीलिए इसके उत्तर पर स्टार लगा है। यह क्वेश्चन एक तरह से गलत है। एकात्मक स्वरूप का लक्षण क्या है? एकात्मक स्वरूप में देश की सारी सत्ता
केंद्र के पास होती है और राज्यों को बहुत कम शक्तियां दी जाती हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण इनमें से कौन है? ऑप्शन में दिया है अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और चीन। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही होगा दोस्तों, इंग्लैंड। इंग्लैंड दोस्तों कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है। संसदीय शासन प्रणालियों में दो प्रकार की कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। तो कार्यपालिका दो तरह की होती है, लेकिन इंग्लैंड में नाम मात्र की कार्यपालिका राजा को कहा जाता है और वास्तविक शक्तियाँ कहाँ होती हैं? प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। भारत भी इसी कैटेगरी में आता है, तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में बहुल कार्यपालिका है? ऑप्शन में दिया है नेपाल, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही होगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में दोस्तों 7 सदस्यों वाली बहुल कार्यपालिका वर्तमान में है। कार्यपालिका में शामिल 7 सदस्यों में शक्तियों और उनके प्रयोगों में समानता है। इन 7 सदस्यों में बारी बारी से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है। तो बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधायी एवं कार्यपालिक शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन में दिया है विधायिका की सर्वोच्चता, कार्यपालिका की सर्वोच्चता, नियंत्रण एवं संतुलन या तानाशाही राज्य। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, नियंत्रण एवं संतुलन। मॉन्टेस्क्यू ने दोस्तों अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, जो नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। यह व्यवस्था अमेरिका के संविधान में ग्रहण किया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो मॉन्टेस्क्यू थे। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के निचले सदन के प्रति। निचला सदन लोकसभा है और उच्च सदन है राज्यसभा, तो आप जानते भी होंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है क्या है, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है कानून बनाना, न्याय करना, प्रशासन चलाना या कूटनीति। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, प्रशासन चलाना। कार्यपालिका का मुख्य काम है प्रशासन चलाना, व्यवस्थापिका का मुख्य काम है कानून का निर्माण करना और न्यायपालिका का मुख्य काम है कानूनों की व्याख्या करना। फिर अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन में दिया है प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, मंत्रिपरिषद। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में होती है। प्रधानमंत्री आप भूल कर भी ना लगाएंगे, तो मंत्रिपरिषद इसका सही उत्तर है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? ऑप्शन में दिया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सम्राज्ञी या प्रधानमंत्री। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का पद दोस्तों केवल संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है, अध्यक्षीय में यह नहीं पाया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन है? संसदात्मक शासन प्रणाली में ऑप्शन में दिया है राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या न्यायपालिका। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, संसद। संसदात्मक शासन प्रणाली में
वैधानिक संप्रभु संसद होती है, वही कानून बनाकर देती है देश के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, शून्य आधार यानी कि जीरो बेस बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई? जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट द्वारा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों। जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट के दौरान सबसे पहले शून्य आधार यानी कि जीरो बेस बजट की प्रक्रिया को लोकप्रियता मिली थी। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। शून्य आधार बजट की प्रक्रिया 1973 में जॉर्जिया के गवर्नर का नाम था जिमी कार्टर। इन्होंने पीटर पीहर की सहायता से शून्य आधार बजट आरंभ किया था सबसे पहले। फिर अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? इसमें दिया है वाद विवाद तथा बहस, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या सदन का बहिर्गमन। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सदन से बहिर्गमन। सदन से बहिर्गमन यानी कि सदन से किसी व्यक्ति को बाहर कर देना लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का उपयुक्त तरीका नहीं है। बाकी सब उपयुक्त तरीके हैं ये सब। फिर अगला क्वेश्चन है, सत्ता का विलय एक विशेषता है किसकी? तो सत्ता का विलय संसदीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों। सत्ता का विलय दोस्तों संसदीय सरकार की एक विशेषता है, क्योंकि संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका आपस में मिली होती हैं। यानी कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है? ऑप्शन में दिया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, संचित मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली या सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला सही उत्तर होगा दोस्तों, सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली दोस्तों अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली बहुत व्यापक पैमाने पर होती है। इसमें अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, संचित मत प्रणाली और सीमित मत प्रणाली यह सब अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? ऑप्शन में दिया है राज्य का प्रमुख, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, मंत्रिमंडल। संसदीय प्रकार की सरकार में वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। संसदीय सरकार में राज्य प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्तियों का उपयोग करता है। वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथों में होती हैं? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। यह मंत्रिमंडल कार्यपालिका यानी कि लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है क्या है? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है कानून बनाना, नीति निर्धारित करना, कानून को लागू करना या उपयुक्त सभी। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही उत्तर होगा दोस्तों, कानून को लागू करना। कार्यपालिका का मुख्य काम है कानून को लागू करना, प्रशासन चलाना। भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली अपनाई गई है। इस प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। कार्यपालिका का मुख्य काम है कानून को लागू करना। संविधान के अनुच्छेद 73 के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में संसद कानून बना सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के प्रश्नों को। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोक हितवाद आया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ऑप्शन में दिया है एम हिदायतुल्लाह,
पी.एन. भगवती, ए.एम. अहमदी या ए.एस. आनंद। तो क्या सही होगा? इनमें से कोई नहीं था दोस्तों। भारत में लोक हितवाद जो है लाया था पी.एन. भगवती ने, लेकिन वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं थे। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई.बी. चंद्रचूड़ थे। तो ध्यान देने वाली बात है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। जनहित याचिका के स्वीकार करने के समय वाई.बी. चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चुनिए। इसमें दिया है कि न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता क्या है। तो न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता है स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है। राजस्थान पीजीटी परीक्षा 2014 में यह क्वेश्चन आया था। न्यायपालिका की कार्य कुशलता के लिए सबसे आवश्यक है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका दोस्तों राजनीतिक संगठन का तीसरा निकाय है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? विधि का प्रशासन तथा संविधान और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दलीय राजनीति के कारण कार्यपालिका एवं विधायिका में निष्पक्षता संदेहास्पद है। ऐसी स्थितियों में स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है। किस पर आधारित है? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है इंग्लैंड की प्रणाली पर, अमेरिका की प्रणाली पर, फ्रांस की प्रणाली पर या ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली पर। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर होगा दोस्तों, अमेरिका की प्रणाली पर। देखिए, भारतीय न्याय प्रणाली दोस्तों काफ़ी हद तक अमेरिकी न्याय प्रणाली पर आधारित है। यह वहीं से प्रभावित है, वहीं के संविधान से इसको भारत में लिया गया है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की व्यवस्था, यह सब अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इस प्रकार भारतीय न्याय प्रणाली अमेरिका की प्रणाली पर आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन है, न्याय पंचायत कार्य करती है। न्याय पंचायत कहाँ कहाँ काम करती है यह बताना है। इसमें दिया है केवल सभी भारतीय राज्यों में, सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में या कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 में यह क्वेश्चन आया था। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय पंचायत काम करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका है क्या है? स्वतंत्र है कि संसद के अधीन है कि राष्ट्रपति के अधीन है कि प्रधानमंत्री के अधीन है? क्या सही होगा? स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों। भारत में न्यायपालिका दोस्तों स्वतंत्र है, यह किसी के अधीन नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? ऑप्शन में दिया है विधायिका, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका या प्रेस। तो क्या सही होगा? न्यायपालिका सही होगा दोस्तों। संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र क्या है? न्यायपालिका है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति में समान विशेषता नहीं है? ऑप्शन में दिया है केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय और लिखित संविधान। तो क्या सही होगा? न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय दोस्तों यह कॉमन नहीं है, यह केवल अमेरिका में पाया जाता है, भारत में नहीं पाया जाता है। इसलिए यूएसए और भारत के संघ राज्य पद्धति में यह समान विशेषता नहीं है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में
न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। इसमें दिया है अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान और भारत। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, अमेरिका में है, और अमेरिका की तर्ज पर भारत और पाकिस्तान में भी लिया गया है, इंग्लैंड में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। किस क्षेत्र में भिन्न है, यह बताना है। ऑप्शन में दिया है पहला, संविधान के संरक्षक की भूमिका में, दूसरा है सलाहकार की भूमिका में, तीसरा है देश के न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी की भूमिका में, और चौथा है अपने अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र में। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर होगा दोस्तों, सलाहकार की भूमिका में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 में 143 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह विधिक महत्व के किसी भी प्रश्न को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। अमेरिका के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन सब बातों को याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।